मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। रुक करेंगे खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राज्यसभा में अपना संबोधन दिया। पश्चिम एशिया में तनाव को लेकर प्रधानमंत्री ने गहरी चिंता व्यक्त की और साथ ही अपने 21 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका इसराइल की ईरान से जंग जारी रही तो इसके दुष्परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है, जिसमें सफलता के लिए राज्यों का सहयोग जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा संकट से भारत में स्थिति चिंताजनक है। हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। गैस, तेल, फर्टिलाइजर्स जैसी जरूरी सामान की सप्लाई प्रभावित हो रही है। वहीं एक दिन पहले पीएम ने लोकसभा में भी अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि इस युद्ध की वजह से दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे वक्त तक रहने की आशंका है, इसीलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। सुनिए आज राज्यसभा में क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने। सभापति जी, संकट की स्थिति में देश विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक 1,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। हमारी सरकार संकट के इस समय में पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। सभी देशों ने वहां मौजूद भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। हालांकि ये बहुत दुखद है कि हमलों के कारण कुछ भारतीयों की मृत्यु हुई है और कुछ घायल भी हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को आवश्यक मदद दी जा रही है। जो घायल हैं, उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है। पश्चिम एशिया में तनाव और वैश्विक सुरक्षा पर संकट के बीच भारत पूरी तरीके से सतर्क है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एक हाई लेवल की बैठक की। इस मीटिंग में हाल की ग्लोबल और रीजनल सुरक्षा घटनाक्रमों को भारत की रक्षा तैयारियों की समीक्षा की गई। साथ ही राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सीडीएस जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख, डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर कामत और अन्य लोग मौजूद थे। बैठक में वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा घटनाक्रमों के साथ साथ भारत की रणनीतिक तैयारियों पर भी चर्चा हुई। दरअसल पश्चिम एशिया में जारी जंग के आज 25 दिन पूरे हो चुके हैं और इस संघर्ष के चलते हॉर्मुज की स्ट्रीट से गुजरने वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर असर पड़ा है, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो रहा है। ये समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन रास्तों में से एक माना जाता है। देश की सैन्य सेवाओं में शामिल महिला अधिकारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया। उच्चतम न्यायालय ने माना कि महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी स्थायी कमीशन प्राप्त करने की हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्थायी कमीशन ना देना उनकी योग्यता की कमी नहीं बल्कि व्यवस्था में मौजूद भेदभाव का नतीजा था। मामले में सुनवाई कर रही जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भूयान और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि उनके काम का आकलन इस सोच के साथ किया गया कि उन्हें परमानेंट कमीशन नहीं मिलेगा। कोर्ट ने साथ ही कहा कि जिन महिलाओं को पहले से परमानेंट कमीशन मिल चुका है वो बना रहेगा और जो अधिकारी केस के दौरान नौकरी से बाहर हो गई उन्हें 20 साल की सेवा पूरी मानकर पेंशन दी जाएगी। बेंच ने केंद्र सरकार को आगे के लिए साफ और पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाने और मूल्यांकन के सभी नियम पहले से बताने के निर्देश दिए ताकि भविष्य में भेदभाव ना हो। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि स्थायी कमीशन के लिए हर साल 250 महिला अधिकारियों की सीमा मनमानी है और इसे सर्वमान्य नहीं माना जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सेना और नौसेना दोनों में महिला अधिकारियों का मूल्यांकन गलत तरीके से किया जाता है और इस अन्याय को दूर करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली विधानसभा में 2026-27 का बजट पेश किया है। दिल्ली सरकार ने इस बार
3,700 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। सीएम रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि इस बजट को लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ग्रीन बजट के रूप में तैयार किया गया है और इसी के तहत कुल बजट का 21% पर्यावरण के लिए निर्धारित किया गया है। बजट में शिक्षा के लिए 19,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो वही नई योजना में 10वीं क्लास में मेरिट में आने वाले सभी स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए जाएंगे। 9वीं क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चियों को मुफ्त साइकिल देने की घोषणा की गई है। लोक निर्माण विभाग के लिए 5,921 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है, जिसमें शहरी विकास के लिए 7,887 करोड़, यमुनानगर के लिए 300 करोड़, झुग्गी विकास के लिए 800 करोड़ और ग्रामीण विकास के लिए 787 करोड़, साथ ही साथ विकास विभाग के लिए 914 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड को 674 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और साथ ही पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य को लेकर भी दिल्ली सरकार ने करोड़ों का बजट पेश किया। अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली की जरूरतों को समझते हुए हमने इस बार दिल्ली के बजट पे कुछ विशेष प्रयास किए हैं और दिल्ली के बजट को इस बार हमने ग्रीन बजट के रूप में प्रस्तुत किया है, ग्रीन बजट के रूप में। और हर योजना को हमने ग्रीन लेंस से देखा है। इस बजट की हर नीति में पर्यावरण, हर योजना में प्रकृति और हर निर्णय में भविष्य की पीढ़ियों की चिंता समाहित है। इसलिए हमने पूरे बजट का 21% हिस्सा ग्रीन बजट के लिए आवंटित किया है इस बार, जो पर्यावरण को बेहतर करने में खर्च होगा। यह बजट शासन की सोच में एक ऐतिहासिक परिवर्तन है, जहां विकास और धरती मां के संरक्षण के बीच संतुलन साधा गया है, जो आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस बीच बीजेपी और टीएमसी के बीच चुनौतियों के साथ शय और मात का खेल भी चल रहा है। ममता बनर्जी जहां उत्तर बंगाल में प्रचार की कमान संभाल रही हैं, वहीं दक्षिण बंगाल में रैलियों और प्रचार का जिम्मा पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी संभाल रहे हैं। इस बीच सीएम ममता बनर्जी आज उत्तरी बंगाल से अपने विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत कर रही हैं। ममता अलीपुरद्वार से अपनी पहली चुनावी रैली का आगाज करेंगी। 25 मार्च को दार्जिलिंग के माटीगाड़ा और जलपाईगुड़ी की मैनागुड़ी में चुनावी सभा करेंगी और इसके बाद डाबग्राम, फुलबाड़ी और माटीगाड़ा, नक्सलबाड़ी का रुख करेंगी। वहीं 26 मार्च को ममता का पश्चिम बर्धमान, वीरभूम, पुरुलिया और बांकुड़ा जाने का प्लान है। 31 मार्च को मेदिनीपुर और बांकुड़ा में रैलियां संबोधित करेंगी। इस दौरान अभिषेक बनर्जी दक्षिणी बंगाल के चुनाव की प्रचार कमान संभालेंगे। नीतीश कुमार को एक बार फिर जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। नीतीश कुमार को निर्विरोध रूप से जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। नामांकन के लिए आज सुबह 11 बजे तक का समय तय किया गया था, लेकिन इस दौरान नीतीश कुमार के अलावा किसी और नेता ने अपना पर्चा दाखिल नहीं किया। वहीं कोई दूसरा उम्मीदवार न होने के चलते नीतीश को सर्वसम्मति से पार्टी की कमान सौंप दी गई। इस मौके पर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा से संसदीय दल के नेता संजय कुमार झा, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह, साथ ही मंत्री बिहार सरकार श्रवण कुमार और पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता मौजूद थे। नामांकन प्राप्त हुआ था। नाम वापसी की आज आखिरी तारीख है। वैध नामांकन नीतीश कुमार जी ने किया। बिहार को उन्होंने सींचा, देश को उन्होंने नेतृत्व दिया। पार्टी ने बिहार के बदलाव में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। ये अब एक औपचारिकता मात्र है। 2:30 बजे आदरणीय नीतीश कुमार जी, राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पार्टी के विधिवत पुनः निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। उत्तर प्रदेश की चाइल विधानसभा सीट से विधायक पूजा पाल ने माफिया अतीक अहमद को लेकर समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। इसके साथ ही सपा की बागी विधायक पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने योगी को यूपी का धुरंधर सीएम बताया। उन्होंने कहा कि अगर सपा की सरकार होती तो उनकी भी हत्या हो चुकी होती, लेकिन अगर आज वो जिंदा हैं तो सीएम योगी की वजह से हैं। बताते चले, सपा सांसद रामगोपाल यादव ने हाल ही में सपा सरकार पर अतीक अहमद की हत्या का बदला लेने का बयान दिया था। इस
बयान पर पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद ने न सिर्फ उनकी जिंदगी बर्बाद की बल्कि उनकी तरह हजारों युवाओं का जीवन तबाह कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अतीक अहमद सपा का सबसे बड़ा फाइनेंसर था, इसीलिए उसकी मौत अखिलेश यादव को अच्छी नहीं लगी और यही वजह है कि रामगोपाल यादव भी सपा सरकार आने पर अतीक की हत्या का बदला लेने की बात कर रहे हैं। सुनिए। और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि देखिए, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के धुरंधर मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने अपने कामों से उत्तर प्रदेश में आम जनता को दिखा दिया है कि मुख्यमंत्री कैसे होने चाहिए। और जिस तरह से अतीक जैसे माफियाओं का उन्होंने साम्राज्य का अंत किया, तो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री दायित्व का उन्होंने निर्वहन किया। और एक फिल्म ने जितने भी विपक्षी हैं और खास करके समाजवादी पार्टी के उनके किरदार को दिखा दिया है कि जो समाजवादी पार्टी और जो अतीक अहमद के जो बीच के जो संबंध थे उसको इस मूवी ने उजागर किया। अब उस मूवी ने उजागर किया तो उनको आज बुरा लग रहा है, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस मूवी में कौन से समाजवादी की बात हुई, उस मूवी में कौन से ऐसे समाजवादी के लिए बात हुई। उस मूवी में बात हुई तो एक माफिया की बात हुई। माफिया किस तरह से अपने देश के अंदर रह करके कैसे, क्या कहते हैं, पाकिस्तानियों या जो अवैध टाइप की एजेंसियां थी वो कैसे मिल करके हमारे देश के अंदर दीमक की तरह उसको खोखला करने का काम कर रहे थे, वो सभी लोगों ने देखा। तो जो आज इस तरह की मूवी को देख करके आज विरोध कर रहे हैं, तो यानी आप ऐसे लोगों को आज भी मानने वाले लोग हैं। ईरान जंग के चलते देश में एलपीजी का संकट आ गया है। बीते कई दिनों से देश भर में गैस सिलेंडरों की कमी देखने को मिल रही है और इस बीच लखनऊ प्रशासन ने कमर्शियल गैस सप्लाई को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। अपर जिलाधिकारी नागरिक आपूर्ति और आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल को आदेश दिया है कि एसजीपीजीआई, केजेएमयू जैसे चिकित्सा संस्थानों समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों को 100% सप्लाई दी जाए। वहीं होटल, मॉल, रेस्टोरेंट जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए अधिकतम 20% सप्लाई की सीमा तय की गई है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सीमित उपलब्धता